हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमएस जॉन से। पहला पार्ट है ऑप्टिकल का। तो 1 से आई थिंक 31 तक के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड दिया है, रिप्लेस एच ए विथ ड्यूटेरियम एंड एच बी विथ हाइड्रोजन एक्स मिलेगा, और एच बी विथ ड्यूटेरियम एंड एच ए विथ हाइड्रोजन वाई मिलेगा। एक्स और वाई का रिलेशन बताना है। तो पहले रिप्लेस करके बना लेते हैं। तो x जो होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एच ए विथ ड्यूटेरियम, एच बी विथ हाइड्रोजन। और y जो होगा, दैट विल बी एच बी विथ ड्यूटेरियम, एच ए विथ हाइड्रोजन। ये आपने दोनों बना लिए। अब इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो आपको दिख रहा है कि जो नीचे वाला कायरल सेंटर है वहां पे कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन ऊपर वाले पे आपको इमेज दिख रहा है। तो अगर एक सेंटर पे इमेज दिख रहा है, दूसरे पे नहीं दिख रहा, मतलब पूरी तरह से इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? डायस्टेरियोमर। जो पूरी तरह से इमेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनैंशियोमर। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो तो। ठीक है। और इनएक्टिव का इमेज क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। तो एक्स एंड वाई आर डायस्टेरियोमर्स। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए क्या कंडीशन होता है? पीओएस, सीओएस, एएओएस में से अगर एक भी प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और इसमें पीओएस को देखना सबसे इजी होता है। तो यहाँ तो आसानी से प्लेन ऑफ सिमेट्री थर्ड वाले में दिख रहा है। तो इसमें इनएक्टिव कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। फर्स्ट वाले में पीओएस, सीओएस, एएओएस एब्सेंट है। इसमें एएओएस को चेक करने की जरूरत बहुत कम टाइम ही पड़ती है। एक ही ऐसा क्लास ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें पीओएस, सीओएस एब्सेंट होता है, लेकिन एएओएस के प्रेजेंट होने की वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है। बाकी आप पीओएस, सीओएस से भी काम चला सकते हैं, या सिर्फ एएओएस से भी काम चला सकते हैं। लेकिन एएओएस को देखना थोड़ा टफ होता है, तो पीओएस, सीओएस ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Allegra, a common prescription drug with the structure shown below, is given for the treatment. How many stereogenic carbon does Allegra possess? तो यहाँ पे बेसिकली आपसे कायरल सेंटर ही पूछ रहा है, क्योंकि कोई क्यूमलीन और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कायरल सेंटर आप आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पे आप एक एंड से चेक करना चालू कीजिए। जैसे आपने यहाँ चेक किया तो दो फिनाइल मिला, तो ये नहीं है। फिर अब आप यहाँ गए, यहाँ पे, तो इस पे आपको दिख रहा है कि अगर मैं इधर से जाऊंगा तो भी नाइट्रोजन उतने ही कार्बन के बाद आएगा, इधर से भी जाऊंगा तो उतने ही कार्बन के बाद आएगा। तो ये भी कायरल नहीं है। ये सारा कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता। ये बच गया। इसमें आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन अलग है, ओएच अलग है, कार्बन अलग है, बेंजीन का कार्बन अलग है। सब मिला के
ये एक कायरल सेंटर दिख रहा है। इसके अलावा इस कार्बन पे वापस से दो मिथाइल, यानी एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाउ मेनी मीजो आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉसिबल? इसका जब आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के देखिएगा तो 0 आ रहा है, विच मीन्स इसमें कोई डबल बॉन्ड, कोई रिंग स्ट्रक्चर में बना ही नहीं सकता है। और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में आप दो तरह का अरेंजमेंट सोच सकते हैं। इसके बाद आपको इस पे दो क्लोरीन लगाना है। लेकिन जब आपको फिर ये दिखता है कि यार मुझे तो सिर्फ मीजो पूछा है, तो मीजो का मतलब क्या है कि मुझे कायरल सेंटर भी चाहिए, और ऑब्वियसली मिनिमम दो कायरल सेंटर चाहिए, एंड एंड पैरेलली ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होना चाहिए। तो जब आप ये दोनों कंडीशन के बारे में सोचिएगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये जो क्लोरीन है वो यहीं लगाया जा सकता है। इसी में ऐसा होगा कि आपको दो कायरल सेंटर मिलेगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी भी पॉसिबल है। अगर इसका फिशर बनाए और उसमें दोनों क्लोरीन एक साइड रख दें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो दो कायरल सेंटर एंड पैरेलली ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। तो ऐसे कितने मीजो आइसोमर्स मिलेंगे? सिर्फ एक। आप बाकी भी जो अरेंजमेंट आपको लगता है वो बना के देखिए। आपको दो कायरल सेंटर मिनिमम चाहिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए। तो देखिए और कोई मीजो बन सकता है क्या, बना के आप देखिएगा तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन रिजॉल्वेबल? क्वेश्चन में वैसे लिख दिया है कि मीजो ढूंढ रहा है वो, बट ऐसे भी नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब ही होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ढूंढ रहा है। और आपको पता है कि इसके लिए पीओएस सीओएस चेक कर सकते हैं। तो इसमें यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। ठीक है, इसी को आप थोड़ा और कन्वीनियंटली बना सकते थे कि यहाँ पे बी आर रखा हुआ है, तो यहां से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहा हूं। दूसरे वाले में इस कार्बन से होता हुआ इस बॉन्ड के बीच से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। इसको भी आप कन्वीनियंटली बना सकते थे। यहाँ मिथाइल है और यहाँ वेज डैश, वेज डैश पे ओ एच एच ओ एच एच है, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बना लिया। तो ये भी इनएक्टिव है। इसमें आप यहाँ बीच से इसमें आप यहाँ बीच से सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हैं। इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगा, और आप चाहिए तो ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड के बीच से एक प्लेन ड्रॉ कीजिए, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगा। तो इसमें सब मीजो ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा। मीजो होने के लिए कायरल सेंटर भी चेक करना जरूरी है। तो इसमें भी दो कायरल सेंटर है। इसमें सेकंड वाले में इसमें भी दो कायरल सेंटर है। ठीक है। इसमें भी थर्ड वाले में आपको
4 कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कायरल सेंटर भी है और इनएक्टिव भी है। मीजो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फ्लोरोमिथालोन, a steroidal anti-inflammatory agent. How many stereogenic centers does it contain? स्टीरियोजेनिक सेंटर में जीआई का एरिया भी काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें आप देखिएगा तो जो ये डबल बॉन्ड है ये 6 मेंबर्ड रिंग में है, तो इसके अक्रॉस तो जीआई नहीं होगा। अच्छा, साइक्लो अल्केन में जीआई होता है, लेकिन अगर वो कार्बन जिसके अक्रॉस आप जीआई देखने वाले हैं अगर वो कायरल सेंटर में काउंट हो चुका है तो उसको दोबारा जीआई के एरिया में काउंट नहीं करते हैं। तो पहले आप कायरल सेंटर ही देखिए, फिर कोई जीआई का एरिया अगर बच जाए तो उसको काउंट कर लीजिए। कायरल सेंटर आप देखिएगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिल जाएगा, ये वाला भी कायरल लग रहा है, ये भी कायरल लग रहा है, ये भी कायरल लग रहा है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये सारे आपको कायरल सेंटर्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा जनरली जंक्शंस में इन नॉन सिमेट्रिकल कंपाउंड कायरल सेंटर मिल जाता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये बीच वाले कैसे हो गए कायरल सेंटर, तो आप देखोगे तो आपको समझेगा। कोई भी एक सेंटर को आप पकड़ के अब सिर्फ आपको एडजेसेंट वाला एटम नहीं देखना है, आपको जहां तक चेक करना पड़े दूर जाके आप चेक कीजिए, कहीं भी कोई डिफरेंस दिख गया तो आपको वो कायरल सेंटर में कंसिडर करना है। जैसे कि कोई एक का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, अब इधर गया तो यहाँ पे एक जंक्शन मिला, इधर गया तो ऐसा कोई जंक्शन नहीं है, इधर एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इधर एक 6 मेंबर्ड रिंग। ऊपर गया तो जंक्शन पे एक मिथाइल भी मिल गया, एक हाइड्रोजन भी है, सब अलग अलग है। इस तरह से काउंट कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन रेसरपाइन, एन एंटी साइकोटिक ड्रग? फिर से वही आपको क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं। हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन रेसरपाइन, एन एंटी साइकोटिक ड्रग? कायरल सेंटर काउंट करना है। अब ये ऑक्सीजन ये सब तो कायरल सेंटर हो नहीं सकते, क्योंकि उन पे दो दो लोन पेयर है। ये sp2 वाले कार्बन्स भी कायरल सेंटर नहीं हो सकते, तो इनको भूल जाइए। यहाँ तक भी कुछ नहीं दिख रहा, इस पे भी ये दो हाइड्रोजन है, काटते चले जाइए। ये ऑक्सीजन हो ही नहीं सकते, इनको पहले हटाते चले जाइए, ये हो ही नहीं सकता। तो पहले आप उन सेंटर्स को हटाते चले जाइए जहां पे आपको नहीं मिलेगा। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भी है, इसको भी हटा दीजिए। sp2 हो गया, रेजोनेंस में है, तो हटाते चले जाइए। कायरल सेंटर sp3 होना चाहिए। और वैसे भी कायरल कार्बन पूछा है, नाइट्रोजन को तो गिनना ही नहीं है, हटाते चले जाइए। ओके, अब जो जंक्शंस बचे उन पे ही मिलेगा। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो जो क्लटर्ड अरेंजमेंट है ना उसको थोड़ा साफ कीजिए और उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। हाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड? फिर से वही बात, कोई sp2 दिख रहा है, ये सबको हटा दीजिए, फिर आइडेंटिफाई करना चालू कीजिए। जैसे ये कार्बन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इधर से भी रिंग का वही माहौल दिख रहा है, इधर से भी रिंग का वही माहौल दिख रहा है, दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल। इस पे दो हाइड्रोजन है, भूल जाइए।
भूल जाइए, इधर भी कुछ नहीं हो सकता। यहां लग रहा है कि पॉसिबल है। एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और एक तरफ इथाइल है। तो एक आपको यहां मिल गया। अब ये वाला, ये वाला, ये जंक्शंस, ये वाला, कुल मिला के इसमें कितने कायरल सेंटर हो गए? 6। 6 कायरल सेंटर है इसके अंदर। आइडेंटिफाई करना इजी है, मुश्किल नहीं है। जंक्शंस जनरली होते हैं, क्यों होते हैं आप सोचिए ना, इसके बारे में सोचिए। इधर नीचे गए, इधर गए, यहाँ गए, और एक तो हाइड्रोजन है ही। इधर गए तो इधर ओ मिल गया, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। इधर गए तो एक रिंग लगा हुआ है एक्स्ट्रा, वो इधर जाने पे नहीं मिल रहा। तो आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए डिफरेंसेस ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 13, among the following optically inactive compound। अब जैसे आपको पता है कि अगर कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर हो तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब जैसे यहाँ तो मिल गया आपको ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये कायरल सेंटर है, sp3 है, चारों वैलेंसी भी अलग है, और एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड एक्टिव ही होता है। ये इवन क्यूमलीन है, टर्मिनल पे भी वैलेंसीज अलग अलग है, इसमें भी पीओएस सीओएस एब्सेंट होगा, इसका मतलब है ये भी एक्टिव है। इसमें भी एक कायरल सेंटर है, और एक कायरल सेंटर वाला तो एक्टिव ही होता है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है, इसकी वजह से sp2 है। और अगर sp2 हो गया तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, कायरल सेंटर sp3 होना चाहिए। और इसमें इनएक्टिविटी हम फ्लिपिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following compounds might be useful to the chemist trying to increase the optical purity of the D sample। तो आपको रेजोल्यूशन के बारे में पता है। तो रेजोल्यूशन में जो हम बाहर से ऐड करते हैं वो खुद भी ऑप्टिकली प्योर और डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। आप जो कंपाउंड को बाहर से ऐड करते हो इनैंशियोमेरिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, वो कंपाउंड जो है वो खुद केमिकली और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए फॉर द कंपाउंड प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो आप यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहला वाला तो नहीं है तो उसको भूल जाइए। ये वाला भी साफ दिख रहा है कि नहीं है, क्योंकि इनमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, कोई और जगह भी नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब देखिए सी और डी में क्या करें। तो बहुत सिंपल है। देखिए जब ये वर्टिसेस, ये जब ये कॉर्नर ऐसे उल्टे साइड में होगा ना, जैसे यहाँ पे कॉर्नर ऊपर की साइड है, यहाँ नीचे की साइड है, ऐसे में ये वेज और ये डैश, मतलब बेसिकली जो ऑपोजिट दिख रहे हैं वो एक्चुअली सेम साइड में होते हैं। मतलब जब आप इसका फिशर बनाएंगे, जब आप इसका फिशर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जब कॉर्नर ऐसे ऑपोजिट साइड में है, तो जो देखने में लग रहा है कि ये दोनों सेम साइड में होंगे वो एक्चुअली ऑपोजिट साइड में होंगे। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये पीएच पीएच बना दिया, ये सी ओ एच, ये दूसरा वाला कुछ इस साइड में आ जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है। फिशर में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि फिशर में आपने यहाँ पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने लग गए, वो नहीं होता है। तो ये एक्टिव है और यही रेजोल्यूशन में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आर कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ढूंढ रहा है जिसमें पीओएस सीओएस नहीं होता है। तो इवन क्यूमलीन, जिसके टर्मिनल पे डिफरेंट वैलेंसीज हैं, मतलब एक टर्मिनल पे चेक करना है ये दोनों अलग होना चाहिए, फिर दूसरे पे चेक करो ये दोनों आपस में अलग होना चाहिए, तो ये कायरल है। इसमें देखिए यहाँ पे एक कायरल सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दूसरा कायरल सेंटर दिख रहा है, लेकिन कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तो ये भी कायरल है। इसमें भी पीओएस सीओएस नहीं आएगा। आप यहाँ से बनाने जाइएगा थर्ड वाले में, ये ऊपर है ये नीचे है, ये पीओएस नहीं होगा, ये भी एक्टिव है, कायरल है। इस वाले में आप यहाँ बीच से ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि ये बुक है, और जो बुक का ये और ये कार्बन है, ये जो कॉर्नर है बुक का, इसको आप एक ब्रिज से जोड़ दीजिए और फिर बीच से काटिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ए कायरल हो गया, अपने को कायरल चाहिए था। ओके, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ये देखने में लग रहा है कि वेज है डैश है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा, लेकिन एक्चुअली वो, अगर आप रिंग को प्लेन में मान रहे हैं, तो वो जो वेज और डैश है वो एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर नीचे है, और जब आप प्लेन काट रहे हैं तो वो मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों कट रहा है। ये जो नॉन कायरल सेंटर वाले पार्ट्स होते हैं उनको स्फीयर मानते हैं हम लोग, तो मिथाइल एक स्फीयर है, हाइड्रोजन एक स्फीयर है। जब स्लाइस लगा रहे हैं तो हाइड्रोजन दो पार्ट में कट जा रहा है, मिथाइल भी दो पार्ट में कट जा रहा है। इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन वैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको 6 में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं है। इसमें आप कहीं से भी लगाइएगा तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। बहुत लोग ऐसे लगा देते हैं, इसमें नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है। ऐसे भी लगाइएगा तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि मिथाइल हाइड्रोजन तो कट जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये ओ और ये ओ अबाउट दिस एक्सिस इमेज ही नहीं है, इमेज ही नहीं है वो दोनों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी ये भी एक्टिव है। तो 1 2 3 एंड 6, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17th, द स्ट्रक्चर ऑफ S2 फ्लोरोब्यूटेन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, इसमें आप आर एस बता ही नहीं सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन समझ ही नहीं आ रहा। अब जो बाकी दिया है उनमें निकाल के देख लीजिए। 1 2 3 4 प्रायोरिटी दीजिए, सीआईपी रूल से। 1 2 3 एंटी क्लॉक, तो एस होना चाहिए, लेकिन 4 गलत जगह पे है। फोर्थ प्रायोरिटी फिशर में वर्टिकल पे होना चाहिए था, क्योंकि 4 गलत जगह पे है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर। दिस कैन नॉट बी द आंसर। इसमें आ जाइए। 1 2 3 4, 4 गलत जगह पे एक्सचेंज कीजिए, तो 4 पीछे आ गया, 3 इधर आ गया। अब 4 को भूल जाइए। 1 2 3 क्लॉक, क्लॉक का मतलब आर, लेकिन आपने क्योंकि एक एक्सचेंज किया था और उसके बाद आपको आर मिला है, तो ओरिजिनल कंपाउंड क्या रहा होगा? एस रहा होगा, यही ढूंढना है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करते हैं। हाउ आर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स रिलेटेड? ये रिलेशन वाले सवाल काफी कॉमनली आते हैं,
तो इनको करने का बहुत तरीका हो सकता है। आप इनका फिशर बना सकते हैं, वहां से देखना बहुत इजी हो जाता है। आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर सकते हैं। सो देयर कैन बी मेनी वेज फिशर बनाते हैं। यहाँ पे लेट जाइए और यहाँ से देखने लग जाइए। तो पहले इस सेंटर की बात करेंगे। ये इथाइल यहाँ आ गया, बी आर यहाँ आ गया, मिथाइल इधर आ गया। और आपको पता है कि अगर ये और ये कॉर्नर ऑपोजिट साइड में है, तो ये मिथाइल जो डैश पे है और ये ब्रोमीन जो वेज पे है वो सेम साइड में होगा। हाइड्रोजन इधर, मिथाइल इधर। इसका फिशर बनाइए वापस से, यहां से नोटिस कीजिए। अब बी आर नीचे की तरफ, तो यहाँ बी आर आ गया, मिथाइल इधर आ गया, इथाइल इधर आ गया। अच्छा, मिथाइल वेज पे है, हाइड्रोजन डैश पे है, तो ये सेम साइड में आ गए। ये मिथाइल इधर आ गया, बी आर इधर आ गया। अब एक पंगा तो ये है कि बी आर इसमें ऊपर नीचे कर दिया है, तो आप पहले एक्सचेंज करके बी आर को जगह पे लाइए। वो कैसे कीजिएगा? तो किसी भी कायरल सेंटर के अबाउट दो एक्सचेंज आप कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। तो मान लीजिए बी आर को मिथाइल से एक्सचेंज किया, और फिर मैं कर ही देता हूँ, मिथाइल को इथाइल से भी एक्सचेंज कर दिया। तो क्या हुआ? इथाइल इधर, मिथाइल इधर, बी आर इधर। इसमें बी आर और हाइड्रोजन को एक्सचेंज किया, और हाइड्रोजन को फिर मिथाइल से एक्सचेंज कर दिया। सो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, जो पहले था और जो मैंने अभी बनाया। अब अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक दूसरे के इमेज नहीं दिखेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला। क्योंकि ये इमेज नहीं है तो क्या हो गया? डायस्टीरियोमर। ये काम आप कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते थे। अगर आर आर का दूसरा कंपाउंड जो दे रखा है, अगर एक आर आर है और दूसरा वाला आर एस है, तो वो डायस्टीरियोमर हो गया। आर आर का एस एस एनहांसियोमर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल? बनाना पड़ेगा। प्रोपेन 1 1 डाइब्रोमो 1 क्लोरो। इसमें आपको कोई भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है और कोई ऑप्टिकल का एरिया कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। प्रोपेन 1 क्लोरो 1 3 डाइब्रोमो। इसमें आपको ये जो पहला कार्बन है ये दिख रहा है, कायरल सेंटर है, और कोई नहीं है। एक कायरल सेंटर वाला एक्टिव ही होता है, एक्टिव कंपाउंड्स को ही कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप बना के देखिएगा तो आपको दिखेगा उसमें कायरल सेंटर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये हम लोग कॉन्फर्मेशन वाले वीडियो में कवर करेंगे। 21 पे आ जाते हैं। द बाइनैप्थॉल इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर तो नहीं दिख रहा है भाई। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, चेक करते हैं। अ मीजो कंपाउंड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट हैविंग कायरल सेंटर, ये दोनों हो सकता है। चेक करके देखते हैं। अब अपने को ऐसा लग रहा है देखने में कि यार शायद यहाँ पे पीओएस आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो इमेज दे रखा है उसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि ये वाला पार्ट प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है, जबकि ये वाला पार्ट प्लेन में दिख रहा है। तो क्या आपको इसमें पीओएस
मिलेगा नहीं। और अगर पीओएस नहीं मिलेगा, सीओएस नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए ये जो पार्ट है ना रिंग का, ये आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि वो आउट ऑफ द प्लेन है, जबकि ये वाला जो रिंग है ना, दूसरा वाला नीचे वाला जो रिंग है, वो इन दी प्लेन है। तो अगर एक आउट ऑफ द प्लेन है और एक इन दी प्लेन है, तो डेफिनेटली उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। सो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट हैविंग कायरल सेंटर। कायरल सेंटर तो नहीं है, कायरल सेंटर के लिए तो आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम चाहिए जिसके पास चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर? तो आई थिंक कुछ कुछ तो इसमें बहुत ही सिंपली चेक कर सकते थे। जैसे ये इनएक्टिव है, और अगर मैं ऊपर मिरर लगा दूं तो यही इमेज मिलेगा। तो इनएक्टिव का इमेज तो आइडेंटिकल होता है, लेकिन ये एक्टिव है। अगर मैं मिरर ऊपर लगाऊं तो ये डैश वेज बन जाएगा और ये वेज डैश बन जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गया? मिरर इमेज। एक्टिव का मिरर इमेज क्या होता है? एनांशियोमर। बाकी में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप डी को देखेंगे तो आप मिरर कहीं भी लगाइएगा, ये आपस में मिरर इमेज ही नहीं मिलेगा एक दूसरे का। ठीक है। और अगर पहले वाले की बात करें तो वो तो आइडेंटिकल ही है। आप अगर इस मॉलिक्यूल को पकड़ के सीधा फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप कीजिए मतलब ये इधर लेके आ जाइए, ये इधर लेके आ जाइए, ऐसे मत घुमाइए। समझिए, मैं इसको कह रहा हूँ जैसे आप नोटबुक का पेज पलटते हैं ना, वैसे पलटिए। जब आप वैसे पलटिएगा तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो वेज था ये डैश बन गया, और जो डैश था वो वेज बन गया, यही वाला बन जाएगा। यानी इसमें तो दोनों आइडेंटिकल ही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कुड एग्जिस्ट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि 4 कायरल सेंटर है कंपाउंड में, बट कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कंपाउंड्स में थोड़ा फॉर्मूला, हाँ, वैसे तो फॉर्मूला हर जगह लगता नहीं है, लेकिन ये ओपन चेन वालों में लग जाता है। बट फॉर्मूला भी याद रखना थोड़ा उसमें टफ ही है, तो कोशिश कीजिए कि उसका फॉर्मूला याद रह जाए। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में अगर आप इवन नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। ये ऑप्टिकली एक्टिव वाले होते हैं और ये मीजो वाले होते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 आ जाएगा, 10 हो जाएगा इसका आंसर। जिसमें 8 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 2 मीजो होगा, एनांशियोमेरिक पेयर 4 होगा, फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 6 होगा। ये हर पेयर का एक फ्रैक्शन और 2 मीजो का 2 फ्रैक्शन। इस तरह से भी कुछ पूछ सकता है। द फॉलोइंग पेयर, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अरे, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये 1 2 4 है और ये 1 2 3 है। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेबल्ड कार्बन्स। ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसमें एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जो चेयर दिया हुआ है इसको आप नॉर्मल वेज डैश बना लीजिए।
वो कैसे होगा भाई? बहुत सिंपल है। एक में क्लोरीन नीचे जा रहा है तो नीचे लेके चले जाइए, और दूसरे में क्लोरीन ऊपर जा रहा है तो ऊपर लेके चले जाइए, और उसके बाद चेक कर लीजिए। अगर मैं लेफ्ट वाले सेंटर पे निकालूं तो 1 2 3 4, 4 ऑलरेडी पीछे है। 1 2 3 क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये आर हो जाएगा। अब राइट वाले सेंटर पे निकालते हैं, इस सेंटर पे। 1 4 2 3, 1 और 4 को एक्सचेंज कर लीजिए। 4 पीछे आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब 4 को भूल जाइए। 1 2 3, एंटी क्लॉक एस होना चाहिए, लेकिन आपने एक एक्सचेंज किया है उसके बाद एस मिला है, तो ओरिजिनल क्या रहा होगा? आर। यानी दोनों पे आर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। विच पेयर्स ऑफ दी सॉल्ट वुड हैव आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी? बहुत ही आसान है। आपको पता है कि आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी किसका होता है? इनैंशियोमर का। ठीक है, तो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी इनैंशियोमर का होता है। आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी पूछा है, यानी इनैंशियोमर से ढूंढना है। कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। 1 2 3 4, क्लॉक 1 2 3 क्लॉक, लेकिन 4 गलत जगह पे है, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4, 1 2 3 एंटी क्लॉक, और 4 सही जगह पे है। ऐसे ही सब में कीजिए। ठीक है, सब में ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कीजिए। 1 2 3 एंटी क्लॉक, लेकिन 4 गलत जगह पे है, तो क्लॉक। 1 2 3 4, 1 2 3 एंटी क्लॉक, लेकिन 4 गलत जगह पे है, तो क्लॉक। तो आपको दिख रहा है कि 1 वाला एस एस था, 4 वाला आर आर है। एस एस और आर आर एक दूसरे का इमेज होगा। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव का इमेज एनांशोमर होता है, और एनांशोमर्स का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए। The following compound, question number 30, the following compounds differ in respect of। तो आप अगर मिरर ऊपर रख दीजिएगा तो ये आपको बिल्कुल इमेज दिख जाएगा जो दूसरा कंपाउंड गिवन है। और एक्टिव भी है, तो एक्टिव का इमेज क्या होता है? इनैंशियोमर। तो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो नहीं सकता। कुछ डिफरेंट नहीं है वो भी नहीं है। हाँ, द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। दैट शुड बी द आंसर।